बात वक्फ संशोधन बिल की। लोकसभा में कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, जिसे लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष कमर कसकर तैयार है। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। लोकसभा में एनडीए ने अपने सभी घटक दलों को चीफ व्हिप जारी किया है सभी सांसदों के लिए, जिसमें 2 अप्रैल को अपने सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सरकार कल ही वक्फ बिल पर चर्चा कर जवाब देगी और कल ही बिल पास करवाएगी। बीजेपी के लिए वक्फ संशोधन बिल को पास कराने से अधिक जरूरी है कि इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रहे। बीजेपी को इस बिल के नाम पर बिहार, बंगाल और यूपी का विधानसभा चुनाव जीतना है। विपक्ष इस बिल का जितना विरोध करेगा, बीजेपी को उतना ही फायदा होने का अनुमान है। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी के इस गेम में पूरी तरह फंस चुका है? जानेंगे वक्फ बिल को लेकर सरकार का गेम प्लान क्या है, नंबर गेम क्या है, और साथ ही विरोध को लेकर दलीलें भी समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेगी, लेकिन उससे पहले वक्फ बिल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहा है, तो सरकार इस बिल को मुसलमानों के हित में बता रही है। बीजेपी वक्फ बिल के भरोसे बिहार, बंगाल, यूपी समेत 2029 का चुनाव जीतने का सपना देख रही है। ऐसे में विपक्ष इस बिल का जितना विरोध करेगा, बीजेपी को उतना ही फायदा होने का अनुमान है। कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के गेम में विपक्ष पूरी तरह से फंस गया है। संसद में पेश होने से पहले सियासी संग्राम मचा हुआ है। सरकार ने बिल पर 8 घंटे चर्चा का समय तय किया है। हालांकि विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा की मांग की, जिसके बाद सरकार के रुख से नाराज होकर विपक्ष के सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल को लेकर सभी दलों से विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे में विपक्ष लोगों को गुमराह न करें। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसी बजट सत्र में वक्फ बिल संसद में पेश किया जाएगा। शाह ने कहा कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ईद वाले दिन देश में कई जगह नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टियां बांधकर पहुंचे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जाने को कहा था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। खासकर चुनावी राज्य बिहार में विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में है। बीते दिनों रमजान के दौरान इसकी एक झलक देखने को मिली थी। राज्य में मुस्लिम समुदाय ने इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे। वहीं नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कई मुस्लिम संगठन ने किनारा कर लिया, क्योंकि उनकी पार्टी ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया। कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल
चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। वहीं सपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की योजना बनाई गई। बता दें कि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को 8 अप्रैल 2024 को लोकसभा में पेश किया था। तब विपक्ष के भारी हंगामे के बाद इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में जेपीसी ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके बाद बिल को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि संसद में इसे पास कराना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत, और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है वो? और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। मैं मुस्लिम समाज को ये आश्वस्त कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब 100%, 100% मुसलमानों की साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं, मुसलमान समाज के साथ हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही हैं, बीजेपी के नेता प्रवेश चौधरी भी जुड़ेंगे, वीएचपी के प्रवक्ता, और साथ ही मुफ्ती नदीमुद्दीन जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। डॉक्टर अजीज खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रमोद कुमार सिन्हा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मैं सियासी बहस में उलझूं उससे पहले मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, ये संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे सवाल किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 9 लाख एकड़ की जमीन आप बता रहे हैं कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इससे कहीं ज्यादा जमीन 17 लाख एकड़ से ज्यादा ईसाइयों के पास है। मैं कहता हूँ वक्फ बाई यूजर आप मुसलमानों का खत्म कर रहे हैं, सिखों का क्यों नहीं खत्म कर रहे, हिंदुओं का क्यों नहीं खत्म कर रहे, और आखिर आपका इतना प्रेम उमड़ के क्यों आ रहा है, हमसे इतना प्रेम क्यों है? आप कह रहे हैं कि इसमें घोटाला है, हम सही करेंगे। अरे घोटाला किस कहाँ नहीं है? सबसे ज्यादा घोटालेबाजों को तो बीजेपी ने अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अपना जेवर रख करके बैंक से पैसा लेके अपना घर जरा, अरे उस पर कोई कानून बना दो, रोजगार गारंटी दे दो, कोई कानून बना दो। हमसे इतना प्यार आपको समझ में नहीं आता। देखिए, असल में क्या है, कारपोरेट को देने के लिए, ये जमीन हथियाने के लिए कलेक्टर को पावर दे करके जमीन डिस्प्यूट करार दे करके जमीन ले ली जाएगी। हमारी मसाजिदें, हमारी खानकाहें, हमारे मदरसे को छीनने के लिए चक्कर है। इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम जहां तक हो सके लड़ेंगे। बीजेपी की मनमानी को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इस पर कब्जा हुआ, 10 साल से तो माननीय योगी जी की यूपी में वसीम रजवी की जो जमीन कब्जा करके लफंगा था, कब आपने उसकी जमीन वापस लिया? बिहार में 15-20 साल से नीतीश की सरकार चल रही, वहां कब्जा हुआ। हमने जेपीसी को एक सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? कि आप पहले सीबीआई के जरिए इंक्वायरी कराइए, इंक्वायरी करने के बाद
कितनी जमीन पर कब्जा है, एक व्हाइट पेपर जारी करिए, उसके बाद फिर सरकार बिल लेकर के आए। तो स्टेक होल्डर की बात जेपीसी ने नहीं सुनी, हमारी बात जेपीसी ने नहीं सुनी। जेपीसी एक ड्रामा कर रही है और उनके जगदम्बिका पाल है वो कभी संजीदा नहीं है मुसलमानों की बात सुनने के लिए। जिनके लिए कानून बना रहे आप उन्हीं की बात नहीं सुन रहे, तो मनमानी करके कारपोरेट को देने के लिए बीजेपी एक तमाशा कर रही। बीजेपी कह रही कि इसमें धांधली है, सबसे ज्यादा धांधली तो हज के अंदर है। ये प्राइवेट टूर्स को किरण रिजिजू की सरकार में जितना घोटाला है, बख्शी नाम का एक शख्स है 10 साल से अंदर है, 2-2 लाख रुपया लेकर के आप प्राइवेट टूर्स को वीजा दे रहे और लोग मुफ्ती साहब पूरे 2 मिनट हो गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। विरोध किस बात को लेकर है? वक्फ बाय यूजर को खत्म करना और कलेक्टर को पावर देना और हिबा को खत्म करना, ये मेरा जो है एतराज है। इसके जरिए आप मुझे समझाइए। आपने कहा हिंदू धर्म और तमाम चीजें, भाई हिंदू धर्म में सरकार का दखल है, मुस्लिम में दखल नहीं है। हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, मुस्लिमों के मदरसे या मस्जिदों को कौन नियंत्रित करता है, सरकार या वहां पर कोई ट्रस्ट? हिंदुओं के मंदिरों पर आपको मैं बता दूं, तमिलनाडु सबसे ज्यादा, सर सरकार तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। सबसे बड़ा उदाहरण अभी तिरुपति मंदिर, जिसका प्रमुख कौन होगा ये सरकार तय करती है। इसके अलावा भी आपको अलग अलग राज्यों के उदाहरण बारी बारी से देखिए। फैक्ट पर मैंने पूछा था आपसे कि आपके पास कुछ फैक्ट हो तो आप बताएंगे। मैं बता रहा हूं। नहीं सर, अब लेट मी कंप्लीट मुफ्ती साहब, मैंने आपको 2 से 3 मिनट दिया एक ही सवाल का जवाब, लेकिन आप तमाम उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको क्यों, मैं इस मुद्दे पर आपसे जानना चाह रहा था। अब आप समझिए, एक सेकंड सर, दर्शकों की जानकारी के लिए, पहले मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ फैक्ट्स मैं यहां रखना चाह रहा हूं, और फैक्ट्स को यहां पर कोई आप सम्मानित मेहमान डिनाई कर दे, चैलेंज भी करता हूं। यहां ये देखा गया है कि भाई कुछ राज्य जिनमें मंदिरों के प्रबंधन को लेकर कानून है, भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थल हैं, हिंदू मंदिर हैं ज्यादातर, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाकायदा कानून है मंदिरों पर नियंत्रण को लेकर। मस्जिदों पर नियंत्रण को लेकर कोई कानून है क्या? ये तो आपको दे दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड को भी इतना पावर दे दिया गया है, राइट टू बिलीव सेक्शन 40, कि हां ये बिलीव किया जा रहा है कि वक्फ की हुई जमीन है और ये आज से ये वक्फ है, और एक बार वक्फ मतलब हमेशा के लिए वक्फ। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं सर, आपको उदाहरण तमिलनाडु का थिरुचेंथुरई गांव। तमिलनाडु के किसान राजगोपाल कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा गांव कह दिया गया वक्फ है। बेंगलुरु ईदगाह मैदान मामला, यहां इसमें तो कोई टाइटल ट्रांसफर का कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी वक्फ का दावा है कि 1850 के दशक से एक वक्फ संपत्ति थी, यानी कि हमेशा वक्फ संपत्ति है। सूरत नगर निगम की इमारत पर दावा ठोक दिया जाता है कि साहब ये तो मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम की इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये वक्फ है। बेत द्वारका, जो कि प्रमुख भगवान श्री कृष्ण की धरती है, बेत द्वारका में आप वक्फ बोर्ड जाता है गुजरात हाई कोर्ट में कि साहब ये जो है 2 द्वीप जो हैं वो वक्फ है, स्वामित्व हमारा है, दे दीजिए। कोर्ट हैरानी जताता है, भाई क्या है ये मजाक, खारिज करता है, कैसे कृष्ण नगरी पर आप दावा ठोक रहे हैं। शिव शक्ति सोसाइटी सूरत और साथ ही साथ अभी केसीबीसी केरल जो प्रमुख ईसाई संगठन केसीबीसी, ईसाई और हिंदुओं की 404 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, ईसाइयों ने विरोध किया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब आ जाइए आप इस बिल के विरोध को लेकर जो आपका तर्क है, मैं कह रहा हूं इस बिल से मुसलमानों का मदरसा, मस्जिद, दरगाह छीना जाएगा, कहां लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है? अच्छा ठीक है जी। अब आप सुनिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कौन करता है? सरकार करती है। सीईओ को कौन नियुक्त करता है? सरकार करती है। वक्फ ट्रिब्यूनल के जज कौन नियुक्त करता है? सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। तो मैं कहता हूं, आप कहते हैं वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास इतना बड़ा पावर है कि चैलेंज नहीं कर सकते, आप झूठ बोलते हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल के कई फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया है। कौन सा? एक एग्जाम्पल मुफ्ती साहब, यहां फैक्ट पर मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, राजगोपाल लिंगो की जमीन जो तेलंगाना में थी, जिसको दी गई थी वक्फ बोर्ड की, बाद में जब वो ट्रिब्यूनल ने उसको फैसला दिया
वो फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, ट्रिब्यूनल के फैसले को उलट दिया। आप पढ़ते नहीं ना मुफ्ती आपको साहब ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं पलटा जा सकता है, ना अपील की जा सकती है। अरे आपको मालूम नहीं है, प्लीज आप पढ़िए और इसीलिए संशोधन लाया गया है। और आपको एक आंकड़ा में देता हूं, एक आंकड़ा और भी मेहमान है, मैंने ये फैक्ट इसलिए रखा जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है उसके लिए। अब मुफ्ती साहब देखिए, मुझे पता है आपको मिर्ची लगेगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन फैक्ट मैं रखता हूं, ये परसेप्शन नहीं, सुनना नहीं चाह रहे, सुनिए आप। सुनना चाह रहा हूं सर, सुनना चाह रहा हूं, फैक्ट सुनना चाह रहा हूं। अब मुझे बताइए, ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है कि नहीं कि भाई वक्फ अगर दावा ठोक दिया गया तो पहली सुनवाई ट्रिब्यूनल में होगी और ट्रिब्यूनल में ही आप अपील कर सकते हैं। अब मुझे आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में? बिल्कुल सैकड़ों केसेस हैं। कितने सैकड़ों हैं। नहीं हजारों हैं सर। मालूम है, मुझे मालूम है सर, मैं आपको बताता हूं, आंकड़ा बताता हूं, सुन लीजिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, पढ़ा कीजिए आप भी सर। मुझे पढ़ने की आपने नसीहत दी, मैं पढ़ता हूं सर, आप पढ़ा कीजिए। यू आर नॉट माय टीचर, यू आर नॉट टीचर, यू आर ऑल्सो नॉट टीचर टू मी सर, प्लीज ड्यू रिस्पेक्ट, आप नहीं कहेंगे मुझे पढ़ने के लिए। मैं फैक्ट रख रहा हूं, 40,951 पेंडिंग केस हैं 2024 तक, 13 सितंबर 2024 तक ट्रिब्यूनल के सामने 40,951, और जिन मुसलमानों के खिलाफ इसे मान रहे हैं उनमें से 9,942 मुसलमानों ने फाइल किया है कि साहब ये गलत तरीके से जमीन हथियाई गई है। ये 9,942 मुसलमान कौन है और 40,000 पेंडिंग केस कैसे हो गए? ठीक है, मगर क्या ट्रिब्यूनल के केस को हाई कोर्ट ने सुमोटो के तहत नहीं, हाई कोर्ट को अख्तियार नहीं है? नहीं, 40,951 पेंडिंग केस ट्रिब्यूनल के सामने कैसे है? कौन से केस हैं ये? और उसमें से 9,942 मुसलमानों ने केस किए हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए सुनिए, कौन मुसलमान है कौन हिंदू है हम तय नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि आखिर वक्फ बोर्ड में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? अब आप लीजिए, अब मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी है सर, दिलचस्पी आप हिंदू मंदिरों को लेकर भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अपने जेवर रख करके आरबीआई का आंकड़ा है। अब आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो यहाँ पर दिलचस्पी क्यों है? अश्वनी शाही, अब भाई ये दिलचस्पी क्यों है, विरोध क्यों है मैंने पूछा, तो आप ये कह रहे हैं दिलचस्पी क्यों है? अब मैंने तमाम फैक्ट्स और डाटा बता दिया। तो अरे मैंने भी फैक्ट्स रखे। सुमित जी, आपने बहुत सा डेटा दे दिया है, मगर 2-4 बातें जो प्रमुख बिंदु है, अभी मुफ्ती साहब जो है जिस तरीके से कुतर्क कर रहे हैं उस पर मैं नहीं जाता। मैं कह रहा हूं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्यों बना था? यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जो है वहां पर बच्चों के मुसाफिर खाने के लिए, मदरसे के लिए, ये सब। आखिर ये बताए कि कितने विश्वविद्यालय वक्फ की जमीन पर खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितना ये काम हुआ है पूरे वक्फ पर। दूसरी बात, 2009 में 4 लाख हेक्टेयर के आसपास इनके पास जमीन रहती है और 2024 में 9-9.5 लाख हो जाती है। ये अचानक कैसे बढ़ जाता है? पहला चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये विपक्ष के नेता जो विरोध कर रहे हैं, सीएए आया, सीएए का कोई कानून वो पढ़ा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, देश में कितना बड़ा आंदोलन हो गया। उसी तरीके से अभी इसको किसी ने पढ़ा नहीं, क्या अमेंडमेंट होने हैं क्या नहीं होने हैं। अखिलेश जी चिल्लाने लगे, राहुल जी चिल्लाने लगे, सभी लोग चिल्लाने लगे कि जमीनें छीन ली जाएंगी। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूं और ताकीद करता हूं कि धारा 40 में संशोधन होगा। उंगली उठाकर आप जमीन नहीं ले सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी, जिन पसमंदाओं की जमीन का उनका हक है वो हम दिलवाएंगे। जो ओवैसी साहब है 3,000-4,000 करोड़ की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों से हम जमीन छुड़वाकर वास्तविक मालिकों को देंगे। रजिस्टर्ड जमीन होगी, हम छुएंगे नहीं। कहीं भी होगी, आप रजिस्टर्ड ले आइए, हम नहीं छुएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक और कमेटी बनी, उसमें कहा गया कि 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए और आज 100 करोड़ से कम की आमदनी है। ये रुपया कहां जाता है, इसका ऑडिट भी होगा। ये हम करना चाहते थे। और मौलाना साहब, जिस बात को बार बार आप कह रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही फैसला रखा जाता है। ये अधिकार 2013 में इस कांग्रेस की सरकार ने दिया था, असीमित अधिकार बढ़ाए गए थे। तो आप लोग इस चीज को समझिए।
हम वाकई जो जरूरतमंद है, जिस काम के लिए वो जमीन वक्फ की जाती है, जो वाकिफ होते हैं, उनको हम उसका फायदा दिलाने की बात कर रहे हैं। हम किसी की जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यकीनन मैं इसी सवाल और इसी तर्क के साथ कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया। अगर चंद मौलवी, चंद मुसलमान के जो ठेकेदार खुद को बताते हैं, वो अगर एक घपला घोटाला कर रहे हैं, 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए सालाना, सच्चर कमेटी का यह आकलन है, और फिर भी आमदनी नहीं हो रही है, और फिर भी मुसलमानों की गरीबी नहीं दूर हो रही है, तो भाई कुछ तो लोग हैं जिनकी जेब में जा रहा है डॉक्टर अजीज खान साहब। भाई आम मुसलमानों के लिए इसका मतलब एक बेहतरी के होगा इससे। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त की जो संपत्ति है ये अगर मुसलमानों में बांट दी जाएगी तो मुझे लग रहा है कि मुसलमानों की गरीबी खत्म होगी। हाँ, ये भी अच्छा सुझाव है। अभी तक मोदी जी 11 साल हो गया 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का सिर्फ अनाज दे रहे हैं, वो गरीबी नहीं खत्म हो पाई। ये जो जमीन है जिसमें मदरसे बने हैं, मस्जिद बना है, कब्रिस्तान है, खानकाह है, मजार है, इससे इनकम आएगा और इस इनकम से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये गरीबी दूर करो अभियान है, मुझे लगता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं पहली बात, और बार बार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इसमें 12,000 करोड़ रुपए का इनकम होता, कब्रिस्तान से कौन सा इनकम लेंगे, मस्जिद से कौन सा इनकम लेंगे, खानकाह से कौन इनकम लेंगे। देखिए, ये पहली बात तो ये गुमराह करने की बात है, एक बात आप समझिए। दूसरी बात, अभी जो मैं ट्रिब्यूनल पे बात कर रहा था, ट्रिब्यूनल है क्या, पहले तो ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी भी विभाग में केसेस आते हैं तो विभाग वाइज केसेस बना दिए जाते हैं, ट्रिब्यूनल बना दिया। जैसे रेलवे का ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है, डेप्ट रिकवरी का ट्रिब्यूनल है, रेलवे विभाग का ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्सेस के 10, 12, 15 ट्रिब्यूनल बनाए गए। क्यों बनाए गए? उसका मकसद ये है कि चूंकि जो नॉर्मल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है और दूसरे कोर्ट है, उस पर बहुत बोझ ना पड़े, ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं, तो ये ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। उस ट्रिब्यूनल में क्या मुसलमान होता है क्या? नहीं, उसमें कोई भी हो सकता है, जज होते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के ही पक्ष में वो फैसला करेंगे, ऐसा नहीं। पहली बात तो ट्रिब्यूनल के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल जो इसका बनाया गया वो ट्रिब्यूनल भी एक प्रोसेस के तहत है। इस तरीके के ट्रिब्यूनल, अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप अपनी बात इसमें ट्रिब्यूनल को लेकर, नहीं ट्रिब्यूनल को लेकर आप मुझे बोलने, नहीं आपको ही बोलने दूंगा सर। ट्रिब्यूनल को लेकर हमारा डिबेट का तरीका अलग है। नहीं डॉक्टर अजीज खान साहब, नहीं आप अच्छी बात है, आप नहीं बोलते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल को लेकर एक चीज और ऐड कर देते हैं ना इसमें सर, कि बाकी ट्रिब्यूनल और इस ट्रिब्यूनल में फर्क क्या है? आप ही बता दीजिए। इस ट्रिब्यूनल के, आप बता दीजिए क्या फर्क है? इस ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसलों के खिलाफ आप नहीं अपील कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। देखिए, मैं बताऊं, वक्त, मेरी बात सुनिए, अधिनियम 1995 के अनुसार कोई भी विवाद ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये किसने बता दिया? ये भ्रम कहां से कौन पैदा कर रहा है? किसी भी लोअर कोर्ट जो ट्रिब्यूनल है, कोई भी कोर्ट है, XYZ, मोर देन 10 ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उनके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। ये इस तरीके का भ्रम पैदा करना मुनासिब नहीं है, पहली बात। और इसके कब अधिनियम आया? 1995 में आया, एक बात। मैं दूसरी बात करना चाह रहा था, जरा समझिए सर। दूसरी बात ये कि ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सब तमाम जमीनें ऐसी हैं जो जमीनें गलत तरीके से हुआ, उसको दावा कर रहा है। भाई अगर वो दावा कर रहा है तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो आयोग होता है वो सरकार के अंडर में होता है। जैसे यूपी में जो वक्फ बोर्ड है, किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। जफर फारूकी साहब उसके आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। क्या सरकार का दखल नहीं है क्या? अगर सरकार चाहेगी तो क्या जफर फारूकी साहब जो उसके अध्यक्ष हैं वो किसी जमीन पर क्लेम कर पाएंगे अननेसेसरी? नहीं। पहली बात, क्योंकि इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? सरकार अपॉइंट करती है। अब सरकार अगर अपॉइंट करती है तो ऐसा नुमाइंदा क्यों ऐसा काम कर रहा है, उस पर सरकार का नकेल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अभी ये बात लगातार मैं जो भी सुन रहा हूं कि इतनी सारी जमीनों में गैर मुस्लिमों की जमीनों पे कब्जा वक्फ बता रहा है।
तो कोई कानून कायदा है, कोई जमीन के कागजात होंगे, या जमीन के कागजात नहीं होंगे ऐसे क्लेम कर देगा? क्यों क्लेम करेगा? अगर वो क्लेम कर रहा है तो संबंधित जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को, उनके लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बहुत आवश्यक है। आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि इसकी आड़ लेकर के कि साहब ऐसा हो रहा है। हम जानना चाह रहे हैं कि संसद है और संसद में कोई भी सांसद अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाएगा? क्या पार्लियामेंट अब चलने नहीं दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, कोई नया विधान लाया जाएगा? मैं कहना यह चाह रहा हूं वो व्यक्तिगत विशेष कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा कि किसी पर क्लेम कर दिया जाए और क्लेम कर दे वो उसका हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सर, कई बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है। ये कहा जा रहा है कि साहब अभी रजिस्टर्ड डीड की बात आ रही है कि जो रजिस्टर्ड, अभी जो अश्वनी जी ने कहा कि जो रजिस्टर्ड डीड होगा उस पर कोई क्लेम नहीं होगा, वो जायज है, या जो मुकदमे चल रहे हैं मौके पे उस पर क्लेम नहीं कर सकते। मैं सर आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि 1906 से ही केवल रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है, रजिस्ट्री होती है, उसके पहले तो हो नहीं रही थी। 500 साल पहले, 400 साल पहले, 800 साल पहले किसी ने अपनी संपत्ति को किसी ईश्वर के नाम में दान कर दिया, उसमें मस्जिद बन गया, मदरसा बन गया, कब्रिस्तान हो गया। अब उसकी जमीन, उस जमीन की रजिस्ट्री कहां से लाई जाएगी? ठीक है, अश्वनी शाही जी जवाब दे देंगे। सुनिए मेरी बात सर, सुनिए, दोबारा मैं आऊंगा भाई यूजर। हाँ। सर मेरी बात कर लेने सर, इंपॉर्टेंट बात, बेकार में इधर उधर बात करने देते। नहीं, इधर उधर की बात मैं करने भी नहीं दूंगा और ना मैं खुद करता हूं। सर सुनिए मेरी बात, सुनिए। आपने जो कहा मैं सब जी जल्दी से सर, और भी मेहमान है। वक्फ बाई यूजर पे क्लेम करेंगे। वक्फ बाई यूजर तमाम ऐसे मंदिर हैं, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी जमीन की रजिस्ट्री ढूंढिए आप तो नहीं मिलेगा। वो भी क्या है, वो यूजर है। जैसे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है उसमें आपने क्या देखा कि उसमें ये अलाउड है। तो अगर एक कम्युनिटी में ऐसा अलाउड है तो मुस्लिम कम्युनिटी में अलाउड क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर कोई शख्स अपनी जमीन दान दे रहा और अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं है 400 साल पहले, 500 साल पहले, आप कहेंगे कागज दिखाओ, कागज उसका कैसे आएगा? यानी वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी, यानी जमीन को डिस्प्यूट कर दिया गया, डिस्प्यूटेड किया जाएगा। डॉक्टर अजीज साहब, आपने दो बातें एक साथ मैच करके जो कही, यहाँ हिंदू मंदिरों में जो भी अगर संपत्ति, ठीक है रजिस्ट्री नहीं है, अरे भाई संपत्ति का मामला यहाँ नहीं है ना। चलिए मैं कह रहा हूं अगर किसी जमीन को लेकर भी तो कोई मंदिर ट्रस्ट, एक सेकंड सर, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, बिल्कुल सर। अजीज साहब, और भी मेहमान है मेरे पास, और भी मेहमान है सर। आपके पास मैं आऊंगा, दोबारा मैं आऊंगा प्लीज। अश्वनी शाही जी, उसके बाद बोलने मत दीजिएगा। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं। अश्वनी शाही जी, 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप ही लोग बोलिए। अश्वनी शाही जी और प्रवेश चौधरी जी भी हैं, प्रमोद कुमार सिन्हा जी भी हैं, मेरे पास सभी मेहमान हैं। मैं दोबारा आता हूं अश्वनी जी, लेकिन यहाँ प्रवेश जी भाई, यहाँ अब तुलना होने लगता है कि भाई देखिए मंदिर है, मंदिर के पास इतनी संपत्ति है, मंदिर को आप उस बोर्ड में मुसलमान नहीं है तो हमारे में कैसे हिंदू ला रहे हैं। और जो अजीज साहब कह रहे हैं, मुझे तो उसमें हालांकि एक लाइन ऐड करते हुए फिर आप जवाब दीजिएगा कि मंदिरों की तरफ से कोई दावा है, किसी मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई दावा कभी नहीं हुआ है कि साहब ये मंदिर की जमीन है, ये ट्रस्ट की जमीन है ना? सर यहाँ कमेंट कर दूं, तमाम मस्जिदों को खोदा जा रहा है और कहा जा रहा है ये मंदिर था कोर्ट के जरिए सर, कोर्ट के जरिए प्लीज इसे न्यायिक प्रक्रिया के जरिए। नहीं डॉक्टर अजीज साहब, दो बातों को मिक्स मत कीजिए। कोई वक्फ, कोई बोर्ड नहीं, मैंने क्या कहा, कोई बोर्ड या ट्रस्ट दावा करके नहीं हथिया ले रहा है, कोर्ट के जरिए जी, कोर्ट में अपील कर रहा है सर। आप वक्फ बोर्ड भी अपील करे, वक्फ बोर्ड, लेकिन यहां तो वक्फ बोर्ड खुद ही जज बना हुआ है और खुद ही अदालत बना हुआ है सर। प्रवेश चौधरी जी, कोर्ट है, संविधान है, एग्जैक्टली कोर्ट है, संविधान है, इसलिए तो इसमें शक्ति दी जा रही है, इसलिए शक्ति दी जा रही है। तो मैं बोलूं, प्रवेश चौधरी जी बोलिए। देखिए, एक चीज तो ये समझने की जरूरत है, ये कोई रिलीजियस मामला नहीं है, ये भूमाफियाओं का मामला है। जो दान, जो वक्फ का मतलब दान, जो लोगों ने दान करी है या नहीं करी तो उस पर कब्जा किया है, ठीक है, उसको लेकर के उससे पैसा कमाना, उससे चीजें करना। मान लो कुछ लोगों ने वक्फ की भी संपत्ति करी है तो किस हित उद्देश्य करी है, कितने अनाथालय चलते हैं, कितने मदरसे चलते हैं, ये सब कुछ इनको नहीं मालूम।
9.4 लाख की से ज्यादा जमीन, एकड़ जमीन, 9.4 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। और सच्चर कमेटी कहती है साहब मुसलमान बहुत गरीब है। जिसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन हो वो समुदाय कभी गरीब हो सकता है क्या? और जिसके पास 8.7 लाख पंजीकृत रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्ति हो वो गरीब हो सकता है क्या? तो इसका मतलब इन संपत्तियों पर नियंत्रण किसका है? तो उन पर नियंत्रण है मुस्लिम समाज के जो तथाकथित नेता है, जो उसके हुक्मरान है, उनके के ऊपर है। और वो कौन है? वो माफिया लोग हैं, भूमाफिया है। इसीलिए आप देखेंगे मेरे भाई कि आम मुस्लिम समाज को इससे कोई लेना देना नहीं, कोई चर्चा नहीं कर रहे। केवल फ्राइडे यानी जुम्मा की नमाज में मुल्ला और मौलवी वहां से कुछ बात कहते हैं, उस पर रिएक्शन मुसलमान कर देता है। अन्यथा मुसलमान को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। 73 फिरके हैं ना मुसलमानों में, अधिकतर फिरके जो है वो इस वक्फ बिल के समर्थन में। आप सोचिए, अभी बरेलवी साहब ने कहा, उससे पहले भी कई लोगों ने कहा, यानी बहुत सारे आम मुसलमान जो है वो खुद भी परेशान है। तो ये सियासी दलों की तरफ से फैलाया गया डर है क्या? जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखी है। ठीक है। आप सोचिए, सुनिए, केरल के अंदर एक गांव की 400 एकड़ भूमि पर अपना क्लेम कर रहे हैं। 600 परिवार वहां रहते हैं, क्रिश्चियन भी है उसके अंदर, मुसलमान भी है उसके अंदर, हिंदू भी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मुसलमान हिंदू वो क्रिश्चियंस है। तो कैथोलिक चर्च ने भी कहा कि भाई वक्फ जो संपत्ति को क्लेम करता रहता है इस पर तो बैन लगना चाहिए ना। और आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि किसी भी संपत्ति को ये क्लेम कर दे, आप ट्रिब्यूनल में जाइए, ये ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहे थे ना, अरे मेरे भाई ट्रिब्यूनल में भी सारे मुसलमान होंगे और ट्रिब्यूनल जिस कमिश्नर को नियुक्त करेगी ना सर्वे करने के लिए वो भी मुसलमान होना चाहिए। ये नियम है वक्फ के, पढ़िए आप 1954, उसके बाद 1995, उसके बाद 2000 का जो वो है वो पढ़िए। नहीं तो उनका कहना है कि वो तो नियुक्ति सरकार ही कर रही है ना, मजबूत बनाया है। सरकार कर रही है नियुक्ति, वो कह रहे हैं सरकार ही तो नियुक्ति कर रही है। नहीं, सरकार नियुक्त करती है लेकिन है तो सारे मुसलमान, है तो सारे सरकार वही लोग। का कंट्रोल है कि नहीं है? सरकार का कंट्रोल नहीं होता, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। एक बार नियुक्त होने के बाद इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अच्छा। उनकी फंक्शन अलग अपने हिसाब से होती है। अब सरकार का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। अब जो डीएम ये तो आप कह रहे हैं कि ये जो भ्रम है, ये जो डर है, ये सियासी पार्टियों की तरफ से फैलाया गया है। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, सुमित जी एक बात कह दूं, दोबारा आऊंगा सर, प्रमोद जी को जाना भी है। सॉरी प्रमोद जी के पास बहुत देरी से जा रहा हूं सर। प्रवेश जी प्लीज, मैं दोबारा आता हूं सर। एक मिनट। हाँ, सुमित जी की जमीन, अश्विनी जी की जमीन और तमाम लोगों की जमीन के रक्षक तो डीएम है, एसडीएम है और जो पंजीकृत करने वाले नेकपाल है। हाँ। लेकिन इनको पता नहीं क्या की चिंता है कि मतलब ये डीएम नेकपाल ये सब बेकार की भर्तियां करी सरकार ने, हमारा एक वफ होना चाहिए। और बताया आपको दुनिया में कहीं वफ नहीं है। अरब से ज्यादा मुसलमान जो है यहाँ रिच, बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति यहाँ देश में है। ये फैक्ट कई बार मैं कह चुका हूं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, मैं आता हूं। मुफ्ती साहब, प्रमोद कुमार सिन्हा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सॉरी सर जी। प्रमोद जी, ये सियासी पार्टियों की तरफ से फैलाया गया डर है, इसका मतलब भ्रम है चंद लोगों के बीच। देखिए सुमित जी, आप जो बतला रहे हैं कि सियासी पार्टियों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, आपने देखा कि कैसे बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में जब मैं बातें तो आपने देखा कि 7 मुस्लिम संगठनों ने किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया जो दावते इफ्तार था उसका बहिष्कार करने का काम करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से मुस्लिम संगठनों ने इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पटना में, धरना देने की बात करते हैं। तो ये सब पहले तो समझने की जरूरत है ना। और सरकार अगर कोई बिल लाती है तो आखिर सरकार जो अपने नागरिक हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू है, मैं किसी भी बिल की बात कर रहा हूं, चाहे इसके पहले आपने देखा था कि SC/ST एक्ट में भी बदलाव किया गया था, उसके खिलाफ देश स्तर पर आंदोलन हुआ। 3 कृषि काला कानून भी लाया गया था, देश स्तर पर उसके लिए भी आंदोलन हुआ। तो सरकार क्यों विफल रहती है? जिन लोगों के लिए ये सरकार बतला रही है कि बहुत फायदे वाली चीज है जो हम ला रहे हैं, मुसलमानों के लिए ही ला रहे हैं, और मुसलमानों को ही समझाने में ये नाकामयाब हो जा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के द्वारा आपत्तियां उठाई जाती हैं। जब इसको आप सदन में लाते हैं, संसद में लाते हैं,
और जब विपक्ष के द्वारा जो है इस पर आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, आप जेपीसी में डालते हैं। जेपीसी में जब डालते हैं और जेपीसी जब सुझाव लेता है तो देश से करोड़ों लोग जो है सुझाव देने का काम करते हैं, अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का काम करते हैं। विपक्ष के द्वारा भी 44 जो है आपत्तियां या संशोधन देने की बात कही गई, लेकिन जब आप वहां पर विपक्ष की बातों को आप नहीं सुनिएगा, उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं करिएगा और जो जिस स्वरूप में आप अगर लाना चाह रहे थे बिल को, उसी स्वरूप में अगर आप लाना चाहेंगे तो हम समझते हैं कि ये सरकार का तानाशाही और अरियल रवैया है। इसको इस रूप में देखने की जरूरत है। अभी पैनल पे बैठे हुए कई लोगों ने जो कहने का काम किया, और ये बात तो सत्य है ना कि ट्रिब्यूनल जो होता है, ट्रिब्यूनल को सरकार के ही द्वारा जैसे ट्रिब्यूनल का गठन भी होता है और ट्रिब्यूनल में जो लोग दिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं। और उसको जब अपीलीय कार्रवाई में आपको जाना होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। तो ये सब चीजें जो पहले से लोगों के द्वारा एक भ्रम जो फैला दिया जाता है कि ट्रिब्यूनल के बाद जो है कोई अपील में नहीं जा सकता है, जो चाहेगा ट्रिब्यूनल कहेगा, जिसकी संपत्ति को चाहेगा वो कब्जा कर लेगा, इस प्रकार का भ्रम फैला करके ये नहीं, भ्रम नहीं है सर। प्रमोद जी, आपने मौजूदा बिल जो है वो पढ़ा है? मौजूदा अभी संशोधन बिल की नहीं, जो मौजूदा कानून है वो पढ़ा है? नहीं, अभी तो अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो अभी तो पैनल सेक्शन 40 क्या कह रहा है? सेक्शन 40 क्या कहता है? नहीं, अभी पैनल पे ही जितने लोगों ने, मैं वही कह रहा हूं सर, भ्रम की बात नहीं है। सेक्शन 40 कहता है राइट टू बिलीव, राइट टू बिलीव। यानी वक्फ बोर्ड को ये लगता है, वे बिलीव है कि प्रमोद जी की ये जमीन जो है ये मुगल काल में या उस दौर में कहीं वक्फ की गई है, तो अब आज से ये वक्फ, और एक बार वक्फ यानी हमेशा से वक्फ। आप उसके बाद अपील करते रहिए। यानी कि आप चाहते हैं कि लोग कानूनी लड़ाई में पछड़े में फंसते रहें अपनी जमीन के लिए, वो कागज दिखाते रहें हर दरवाजे पर, पहले ट्रिब्यूनल में जाएं 6 महीने साल भर, और वहां ट्रिब्यूनल में क्या है 40,000 केस पेंडिंग हैं। तो ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिया जाए। भाई वक्फ बोर्ड कैसे कह सकता है? आप समझ गए हम आपकी बात को, सुमित जी समझ गए बात को। हाँ। जब आप पेंडिंग केसेज की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा कोर्ट है जहां पेंडिंग केसेज नहीं है, ये समझने की बात है। और आप सिर्फ ये कह दे रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में जो केस चला गया, हाँ। और वो जब एक बार कह दिया गया कि वक्फ का हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं ना। ट्रिब्यूनल में अगर कोई केसेज आया है, मैं कह रहा हूं किस आधार पर राइट टू बिलीव गलत है कि नहीं? सेक्शन 40 राइट टू बिलीव कैसे हो सकता है भाई? कैसे किसी को लग सकता है कि नहीं ये आप प्रमोद जी की जमीन अब वक्फ है? राइट टू बिलीव, आखिर व्हाट इज राइट टू बिलीव? सुमित जी, आखिर ट्रिब्यूनल का गठन क्यों किया गया है? मैं कह रहा हूं ट्रिब्यूनल, आप किसी की जमीन, आप किसी की जमीन राइट टू बिलीव, नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति में किया गया है। आप किसी की जमीन, मैं कह रहा हूं, आप देखिए सेक्शन 40 का जिक्र मैंने किया, राइट टू बिलीव के नाम पर आप किसी की जमीन ले लें, उसके बाद कहें कि लाओ भाई अपना कागज दिखाओ, दिखाते रहो, चलो भाई कोर्ट में जाओ, ट्रिब्यूनल में आओ। ट्रिब्यूनल गठन किया है, लेकिन किसी को आप असीमित अधिकार क्यों देंगे? राइट टू बिलीव के नाम पर, राइट टू बिलीव नाम की चीज क्यों होनी चाहिए? अश्विनी शाही जी। सुमित जी, बहुत ही टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज भाई ने उठाया। अजीज भाई ने बड़ा बेहतर तरीके से उसको करने की कोशिश की। आपने धारा 40 का जिक्र किया। अगर राइट टू बिलीव में आप जाते हैं सेक्शन 40 में, तो ये कहा जा सकता है कि ये उंगली उठ गई, जमीन है वक्फ की। अब इसके बाद दूसरी एक धारा आती है सेक्शन 85। अजीज भाई ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूं। सेक्शन 85 में लिखा है कि ट्रिब्यूनल में जो धारा 40 का मारा हुआ ट्रिब्यूनल में जाएगा, तो 85 उसको ये कहता है कि ट्रिब्यूनल में उसको साबित करना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल का फैसला अगर हो गया उसके विपक्ष में, तो उसके ऊपर न कोई हाई कोर्ट उसके फैसले को ठुकराएगा, न सुप्रीम कोर्ट। आपने अजीज भाई कहा था कि नहीं ये गलतफहमी है, 85 पढ़ लीजिए कि सेक्शन 85 क्या बोलता है। तो भाई हम यही तो चाहते हैं कि जिसकी जमीन हो, जो अधिकार हो, अभी प्रवेश जी ने कहा माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर
हम वाकई जो जरूरतमंद हैं उनके तक पहुंचाएंगे। या कोई आपके पास लिस्ट हो कितने यतीम खाने खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने जमीन पर वो हुआ। दूसरा जवाब आपको मैं देना चाहता हूं अजीज भाई, आपने कहा 1906 के बाद रजिस्ट्री चालू हुई है, अच्छी बात है। तो भाई 2004 में 4 लाख एकड़ जमीन थी, तो 1906 से 2004 तक सबकी रजिस्ट्रियां होंगी, रजिस्ट्री खुल गई होगी तो। और 2004 से लेकर 24 तक 9.5 लाख एकड़ हो गया, इसकी भी रजिस्ट्री होगी क्योंकि रजिस्ट्री खुल चुकी है। ठीक है, छोटा छोटा जवाब सर और रिएक्शन इसका आप जो है हमको दिखा दीजिएगा, हम कुछ कहने ही नहीं जा रहे हैं, यही तो हम संशोधन कर रहे हैं जी। चलिए अजीत साहब, सेक्शन 85 और 40। मैं तो सिर्फ सर मेरी बात सुने, सुमित भाई वो क्या कहते हैं कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए 20 साल में इन्होंने कहा कि साहब डबल हो गया, कहां आंकड़ा है आपके पास? ये कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं कि 20 साल में वक्त की जो संपत्ति है वो 4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 9 लाख हेक्टेयर हो गया? ये कहां आंकड़ा है? पहली बात। अभी थोड़े दिन पहले का रिपोर्ट है कि जो टोटल संपत्ति वक्त की है वो डिजिटलाइज हो गई है। अजीत भाई सरकार, अरे सर अब सर प्लीज, अब मुझे बोलने दे सर, उसके बाद आप बोलिए, पूरे टाइम आप ही बोलिए।